हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन। दोस्तों, अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो चीज़ बनती है उसका नाम होता है मिश्रण। अगर आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हो और उनसे जो चीज़ बनती है उसका नाम होता है मिश्रण। अब मिश्रण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हर जगह अवयवों का संगठन एक समान होता है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर शक्कर को मिलाया और उसको अच्छे से घोल दिया। उसके बाद आप उसको ऊपर से टेस्ट करो, बीच में से टेस्ट करो या उसको नीचे से टेस्ट करो, तीनों जगह आपको टेस्ट सेम आएगा क्योंकि शक्कर पानी के अंदर एक समान रूप से घुल जाती है। जबकि मिट्टी को अगर आपने पानी में घोला है तो मिट्टी जो है वो पानी में नहीं घुलेगी और तली पर आपको ज्यादा मिट्टी मिलेगी एज कंपेयर टू सरफेस। कहने का मतलब यह है कि दो तरह के आपके पास मिश्रण होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण जो है दोस्तों उसको हम लोग नाम देते हैं विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक बात है। दूसरा, समांगी मिश्रण जिसको हम विलयन भी बोलते हैं कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था अभी कि अगर आप नमक या शक्कर को पानी में घोलोगे तो उससे जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण समांगी होगा। उसको आप कहीं से भी टेस्ट कर लो आपको सेम लगेगा, मतलब उसका संगठन जो है वो एक समान है। नेक्स्ट पॉइंट, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर और पानी को मिलाया तो उससे भी क्या बना? विलयन। अगर आपने शक्कर को पानी में मिलाया तो उससे क्या बना? विलयन। वो विलयन कौन सा है? द्विअंगी है, क्योंकि उसमें दो लोग हैं। तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर भी मिलाई, नमक भी मिलाया और उसको पानी में ऐड कर दिया, तो उससे जो विलयन बना है उस विलयन में तीन लोग हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। तो अगर दो लोग हैं तो द्विअंगी विलयन और अगर तीन लोग हैं तो त्रिअंगी विलयन। अब दोस्तों दो चीज होती है, विलेय और विलायक। आपका जो विलयन है वो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। पहले हम बेसिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और उस पानी के अंदर नमक मिलाया, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, तो पानी में मिलाया है आपने, तो पानी बन जाएगा विलायक। जिसमें मिलाते हैं वो कहलाता है विलायक, जिसको मिलाते हैं, मिलाया किसको? NaCl को, तो ये बन जाएगा विलेय। आपने नमक को पानी में मिलाया तो जिसको आप मिला रहे हो दोस्तों वो कहलाता है विलेय और जिसमें आप मिलाते हो वो कहलाता है विलायक। ठीक बात है। अब अगर इसी की परिभाषा को ढंग से बनाया जाए तो विलायक वो है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और विलेय वो है जो कम मात्रा में उपस्थित है। नमक को आपने मिलाया पानी के अंदर तो नमक कम मात्रा में और पानी ज्यादा मात्रा में, तो विलायक वो है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और विलेय वो है जो कम मात्रा में उपस्थित है। ऐसे बनती है इनकी परिभाषा। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं विलायक और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलेय। तो विलेय वो है जो कम मात्रा में उपस्थित है, विलायक वो है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। और जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में नमक और शक्कर आपके विलेय हैं और जल आपका विलायक है। विलायक एक ही होता है, विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक बात है। अब दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा। एग्जाम्पल ये था कि मैंने आपको 50 ml पानी दिया और मैंने कहा कि इसमें घोलो 5 ग्राम नमक और इसमें घोलो 10 ग्राम नमक। आपको दो मैंने विलयन दिए बनाने के लिए दिए, जिसमें दो ग्लास के अंदर मैंने आपको 50 ml पानी दे दिया और अब मैंने आपको कहा कि एक में घोलो 5 ग्राम NaCl, दूसरे में घोलो 10 ग्राम NaCl और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा है। राइट। तो यहां तो बहुत आसान है समझना। क्यों? क्योंकि दोनों में 50-50 ml पानी है, मतलब जो आपका विलायक है वो सेम है। अब आप किसको मिला रहे हो? विलेय को मिला रहे हो, क्योंकि इसमें आपने कम विलेय मिलाया है और इसमें आपने ज्यादा विलेय मिलाया है, तो ये विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा। मतलब इसमें नमक ज्यादा है उतने ही पानी में और इसमें नमक कम है उतने ही पानी में। अब दोस्तों ये जो होता है ना विलेय और विलायक का आपस में संबंध, कि कितने विलायक में आपने कितना विलेय मिला रखा है या कितने विलेय के लिए कितना विलायक है, ये सारे संबंध बताने के लिए और आपका विलयन कितना गाढ़ा है वो बताने के लिए हम सांद्रता के पद को परिभाषित करते हैं। विलेय और विलायक का आपस में परस्पर संबंध बताने के लिए कि भाई विलेय कितना है विलायक के अंदर, ये बताने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहलाते हैं सांद्रता पद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सांद्रता के पद होते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, आपने नाम सुना होगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं सांद्रता पद।
जो आपको ये बताएंगे कि किसी विलयन में विलेय और विलायक कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो शुरू करते हैं। सांद्रता को व्यक्त करना। देखिए, एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, सही बात है। दूसरा, विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब विलयन में कितने विलेय और विलायक उपस्थित हैं ये बताने के लिए हम जिन पदों का उपयोग करते हैं उन पदों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सांद्रता। और सांद्रता के पद में पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, मान लीजिए आपने 5 ग्राम किसी विलेय को मिलाया 80 ग्राम विलायक में, सही है। आपने 5 ग्राम विलेय को मिलाया 80 ग्राम विलायक में। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने विलेय को भी ग्राम में लिखा है, विलायक को भी ग्राम में लिखा है, दोनों ग्राम में है, इसलिए इसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में एक बात अच्छे से याद रखें कि दोनों के द्रव्यमान आएंगे, विलेय का भी द्रव्यमान आएगा, विलायक का भी द्रव्यमान आएगा। अब सूत्र कैसे बनेगा वो देखिए। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, ध्यान से देखना, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। द्रव्यमान प्रतिशत फिर से देख लीजिए क्या है, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। सूत्र को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले में आपने कंफ्यूजन किया तो आंसर आपका गलत आएगा, सही बात है। इस केस में विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम। इस केस में विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5 ग्राम। विलायक का कितना है, विलायक का द्रव्यमान आपको गिवन है कितना, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है। विलयन का कितना हुआ, तो विलयन का द्रव्यमान होगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, मतलब 5 ग्राम प्लस 80 ग्राम दैट इज 85 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ, विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का 5 ग्राम, विलायक 80 ग्राम, 80 प्लस 5 85। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो आपका आ गया 85 ग्राम 85। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो अब आप द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, ध्यान से लगाएंगे। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, 80 प्लस 5 85 गुणा 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, ये थोड़ा सा स्लाइड में उस समय छुप गया था यहां पर, तो फिर से देख लीजिए एक बार। इस एग्जांपल में 5 ग्राम विलेय है, 80 ग्राम विलायक है। सूत्र है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान सीधा आपको गिवन है 5 ग्राम, विलयन का आपको निकालना पड़ेगा। विलयन का होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का है 5, विलायक का है 80, तो 5 प्लस 80 85। ये आपका आ गया विलयन का द्रव्यमान। सूत्र लगाएंगे, विलेय का द्रव्यमान 5, विलयन का द्रव्यमान 85 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से निकल के आएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल है इसको हल से स्टार्ट करेंगे, तो जो सूत्र है आपके पास वो सूत्र क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान। कभी भी न्यूमेरिकल्स में जल्दी ना करें, पहले फॉर्मूले को ध्यान से देखें कि फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या गिवन है। जल्दीबाजी में न्यूमेरिकल्स में हम लोग गलत वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर आंसर गलत आता है। तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे विलायक समझ लेते हैं, गुणा 100। अब पहले पहचानो कौन क्या है, ये कम मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब ये विलेय है। ये अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब ये विलायक है। तो दिया गया है आपको कि विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम है, विलायक का द्रव्यमान जो कि जल है 150 ग्राम है, सही बात है। विलयन का कितना होगा, विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, 15 ग्राम प्लस 150 ग्राम 165 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट,
विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय 15 ग्राम, डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान, विलियन का हमने निकाल लिया, कितना आया 165 ग्राम गुणा 100, ग्राम से ग्राम हट जाएगा, आंसर आएगा प्रतिशत में, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 9.09%। और इसको सिंबल में दोस्तों में से लिखते हैं W बाय डब्ल्यू। W बाय डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब हमने द्रव्यमान लिया है विलेय का, द्रव्यमान ही लिया है विलियन का, तो वेट बाय वेट। क्लियर। तो ये पहली कंसंट्रेशन टर्म थी आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम सेकंड सांद्रता के पद पे आ रहे हैं, जो कि है आयतन प्रतिशत। सिंबल, इसका सिंबल था वेट बाय वेट, इसका होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। देखिए इसका सूत्र होता है दोस्तों, जहां जहां पे भी द्रव्यमान है वहां वहां पे आयतन आएगा, तो विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन गुणा 100। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रखें, अगर ये किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में रखें, दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। आप देखो न्यूमेरिकल्स में ये ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, सही है, तो ऊपर नीचे मात्रक सेम होने चाहिए। ऐसे ही इसमें अगर ये आप ml में लिख रहे हो तो इसको भी ml में लिखोगे, अगर ये लीटर में लिख रहे हो तो इसको भी लीटर में लिखोगे, सही है। अब अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है। बस मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान आता है और यहाँ पर आयतन आता है। ओके, अब देखिए 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो पहले विलेय विलायक की पहचान कर लीजिए। ये आपका कम मात्रा में है तो ये आपका विलेय हुआ और इसका ml में गिवन है। ये आपका ज्यादा मात्रा में है तो ये आपका विलायक हुआ और ये भी ml में है, तो यहाँ पे मात्रक दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंफॉर्मेशन आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए। तो आपको विलेय का आयतन गिवन है, जो आपका विलेय है, यह आपका विलेय एथेनॉल, तो विलेय का आयतन आपको उन्होंने लिख के दिया है, कितना है विलेय का आयतन 20 ml। दूसरा जो विलायक है जल, उसका आयतन भी गिवन है आपको 160 ml। तो विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों आपको गिवन है, इससे निकलेगा विलियन का आयतन 180 ml। क्योंकि दोस्तों अगर आपको विलेय विलायक का द्रव्यमान गिवन है तो विलियन का द्रव्यमान कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ देते हो। ऐसे ही आपको अगर विलेय का आयतन और विलायक का आयतन गिवन है तो विलियन का आयतन कैसे आएगा, विलेय और विलायक को आपस में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया विलेय का आयतन, ये हो गया विलायक का आयतन, तो 180 ml जो आया है वो क्या है, विलियन का आयतन। सही बात है। अब आयतन प्रतिशत पूछ रहा है तो आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाइए, तो सूत्र है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन गुणा 100। तो विलेय का आयतन कितना है 20 ml, विलियन का आयतन कितना निकाला आपने 180 ml गुणा 100। अब दोस्तों अगर ये यूनिट सेम नहीं हुई ना, मतलब ऊपर भी ml हुआ और नीचे भी ml, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऊपर ml है नीचे लीटर है तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि दोनों के जो मात्रक हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर एक ml में एक लीटर में, तो या तो लीटर वाले को ml में बदल के पुट कीजिए या ml वाले को लीटर में बदल के फिर पुट कीजिए, और दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 11.11% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो दूसरी कंसंट्रेशन टर्म, दूसरी सांद्रता का जो पद था वो था आयतन प्रतिशत। अब आज का तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सिंबल होगा द्रव्यमान आ रहा है तो वेट, आयतन आ रहा है वॉल्यूम, तो W बाय V, उसका V बाय V था और उसका W बाय W था स्टार्टिंग वाले का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब थोड़ा थोड़ा आप लिंक कर पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर था विलेय का द्रव्यमान, नीचे था विलियन का द्रव्यमान। आयतन प्रतिशत में ऊपर था विलेय का आयतन, नीचे था विलियन का आयतन। इधर द्रव्यमान आयतन है तो ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे आएगा विलियन का आयतन। फिर से इन सब में जैसे आयतन था दोनों तरफ आयतन था, द्रव्यमान था दोनों तरफ द्रव्यमान था, यहां पे द्रव्यमान आयतन है तो ऊपर तो आएगा द्रव्यमान, नीचे आएगा आयतन, अर्थात सूत्र बनेगा विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का आयतन गुणा
100। सही बात है। अब ये आपको लिखना है ग्राम में और ये आपको रखना है ml में। अगर इसको आप रखते हो किलोग्राम में, इसको आपको रखना है लीटर में। इस तरह से रहेगा। अब देखिए इसका एक उदाहरण करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 20 ग्राम शर्करा को, मतलब ये आपको दिया गया है विलेय का द्रव्यमान को जल में घोलकर, जल क्या है, विलायक, 250 ml विलियन बनाया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में एक कॉमन सी मिस्टेक सब कर सकते हैं। वो कॉमन मिस्टेक कौन सी है? यहां पे लिखा है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है। मिस्टेक ये है कि आपको लगता है कि ये 250 ml जो है वो विलायक का है, जबकि यहां क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 250 ml विलियन बनाया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली उसने विलियन का आयतन दे दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से। 20 ग्राम शर्करा को, मतलब 20 ग्राम शर्करा है, 20 ग्राम शर्करा का मतलब हो गया विलेय का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम, जल में घोलकर मतलब विलायक में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है। मतलब डायरेक्टली इस बार आपको विलियन का आयतन गिवन है और वो कितना है 250 ml, और विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम जो कि शर्करा है। तो ये ग्राम में या ml में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगाइए डायरेक्ट। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकलेगा? विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन 250 गुणा 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8% और यह आ गया वेट बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां पर वेट है, द्रव्यमान है, नीचे आयतन है वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम। ओके, अब मैं इन तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन तीनों का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका प्रैक्टिकल यूज समझने के लिए दोस्तों, अगर आपने कोई कफ सिरप देखा हो, जो मेडिसिन होती है कफ सिरप, उसको अगर आपने देखा हो, या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में आप जाएं, अगर आपको कोई भी पैक प्रोडक्ट मिलेगा तो उस पैक प्रोडक्ट के पीछे स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके। जैसे मान लीजिए आपको दवाई लेकर आए और उस दवाई में पीछे लिखा हुआ है NaCl वेट बाय वेट 0.05%, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको कफ सिरप लेकर आए और उसमें लिखा हुआ है अल्कोहल 0.01 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या आप कोई कफ सिरप लेकर आए उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई केमिकल है, मान लीजिए XYZ कोई केमिकल है, और वो केमिकल के आगे लिखा हुआ है 0.02 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इस तरह से स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए होते हैं दवाइयों के पीछे, आपके खाने के प्रोडक्ट्स के पीछे कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है, फैट इतना है, इसके अंदर प्रोटीन इतना है, इसके अंदर विटामिन इतना है, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में लिखा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप बियर देखते हैं तो बियर में लिखा होता है अल्कोहल 0.08% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं, ये सारे जो मानक लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना हमको आना चाहिए। और इनको पढ़ना कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जब आपको पता होगा कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, और जब आपको पता होगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए यहां लिखा है 0.05% वेट बाय वेट, इसका मतलब यह है कि 0.05 ग्राम NaCl है 100 ग्राम विलियन में, ये इसका मतलब है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि आपके 2% आए, इसका मतलब क्या है? आपके 2 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, सही बात है। मैंने आपको कहा कि आपके 3% आए, इसका मतलब यह है कि 3 आए हैं आउट ऑफ 100। तो यहां यह बोल रहा है 0.01% वेट बाय वेट, इसका मतलब 0.05 ग्राम NaCl है कितने विलियन के अंदर? 100 ग्राम विलियन के अंदर। दूसरी बात, ये लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब यह है कि 0.01 ml अल्कोहल है कितने विलियन में? 100 ml विलियन में। ml क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की फॉर्म में गिवन है। बात को समझे ध्यान से। XYZ केमिकल जो है वो है 0.02 वेट बाय वॉल्यूम, समझना वेट है मतलब 0.02 ग्राम XYZ है कितने विलियन में? आगे यहां पर आयतन है मतलब 100 ml विलियन में। 0.08% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब यह है कि 0.08 ml वॉल्यूम है ना, अल्कोहल है कितने ml बियर के अंदर? 100 ml बियर के अंदर, 100 ml विलियन के अंदर। ये इसका मतलब होता है। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको उसने ऐसे लिख के दे दिया कि NaCl जो है वो 0.5 वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब उसने आपको दो इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन कि जो विलेय है आपका NaCl वो आपका हो गया 0.5 ग्राम, और जो आपका विलियन है वो है 100 ग्राम।
मतलब जब आप 100 ग्राम विलियन लोगे तो उसके अंदर आपको कितने ग्राम NaCl मिलेगा? 0.5 ग्राम। और अब आप चाहो तो विलायक भी निकाल सकते हो, क्योंकि विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना दे दिया आपको? 0.5। विलायक आपको निकालना है और विलियन 100 ग्राम है, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? परसेंटेज की बात कर रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात वो लिख के देगा आपको, और उससे आप विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हो, विलियन का द्रव्यमान बता सकते हो, विलायक का द्रव्यमान बता सकते हो। आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये चीज हमारे काम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही मान लो उसने आपको लिख के दिया 0.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 ml है विलेय, 100 ml है सॉल्यूशन मतलब विलियन, और फिर वही करना है आपको, विलेय बराबर विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय गिवन है, विलायक आप निकाल सकते हो। ये इस तरह से काम आता है। मिला जुला करके प्रतिशत जो आज हमने सीखा, उस प्रतिशत का मतलब है 100। ओके, अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं तीनों की परिभाषा लिख रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलियन के 100 ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, मतलब 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है, अगर ये आप ग्राम में बताते हो तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में सिर्फ आयतन आ जाएगा। किसी विलियन के 100 ml में, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की आयतन या ml में जो संख्या है वो क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। मतलब 100 ml विलियन में कितना विलेय उपस्थित है ml के अंदर, मिलीलीटर में, वो कौन बताएगा आपको? वो बताएगा आपको आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होगा? विलियन तो होगा आयतन में और विलेय होगा ग्रामों में। आप देख सकते हो ये वाला केस, विलियन था 100 ml और विलेय आपका था ग्राम में। सही है? तो ये आपका कहलाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये दोस्तों हमने विलियन चैप्टर को स्टार्ट किया और हमने ये समझा कि 3 तरह की सांद्रता की पद्धति हमने देखे। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा पार्ट प्रति मिलियन। दोस्तों अगर आपको समझना हो कि पार्ट प्रति मिलियन क्या है, तो सबसे पहले हम उसका सूत्र देखते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा इसके लास्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोगों ने सांद्रता के पद की बात की थी और द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी। द्रव्यमान प्रतिशत में भी यही होता है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, बस वहां पर गुणा 100 आता है। यहां पर आप पार्ट प्रति मिलियन की बात कर रहे हैं, पार्ट प्रति मिलियन में बस यहां पर गुणा आएगा 10⁶। द्रव्यमान प्रतिशत में जो सूत्र होता है उसमें आता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁻², मतलब 100। यहां पर पार्ट प्रति मिलियन है, मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख अर्थात 10⁶। इसी कारण से इसके सूत्र में आपको गुणा में देखने को मिलेगा 10⁶। वहां परिभाषा क्या थी? विलेय का कितना हिस्सा उपस्थित है विलियन के 100 भाग में। यहां पे परिभाषा है विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित हो। प्रतिशत में 100 होता है, यहां मिलियन है, मिलियन मतलब होता है 10⁶। तो यहां पे 10⁶ भागों में उपस्थित जो भी विलेय की संख्या है उसको अपन बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस प्रश्न में जो चीज दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो प्रश्न है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, इसका मतलब यहां समुद्री जल की बात हो रही है, और समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो यहां पे विलेय का द्रव्यमान सीधा सीधा दिख रहा है कि जो विलेय है वो हमारी ऑक्सीजन है और विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक बात है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जल में घुली हुई है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन जल में घुलेगी तो जल के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और वो जल के बीच में जो जगह होती है वहां पे जाके फिट हो जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर इसने लिख के दिया है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, मतलब समुद्री जल अगर 1000 ग्राम है, जो इसने लिख के दिया है प्रति किलोग्राम, मतलब जल जो है वो 1 kg है अर्थात 1000 ग्राम है। तो जो जल है वही हमारा विलियन है।
क्योंकि विलयन के अंदर दो लोग हैं, विलायक प्लस विलय। विलायक है जल, विलय है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के मिलने से जल के द्रव्यमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको क्या ले सकता हूं, विलयन का द्रव्यमान। तो इस प्रश्न में जो हमें विलयन का द्रव्यमान दिया गया है वो है 1 kg, जो कि बोला जा रहा है 1000 ग्राम। ठीक बात है। अब हमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की सांद्रता निकालनी है पीपीएम के अंदर, तो सिंपल हमें सूत्र लगाना है। ये हमारे सामने सूत्र है, इस सूत्र में हमें मान रखने हैं विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान आपको दिया गया है, लिख लेंगे 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम में, डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 1000 ग्राम। दोस्तों मैंने कन्वर्ट किया है, ये ग्राम में था तो इसको भी मैंने केजी से ग्राम में बदल लिया, तो ये आ गया नीचे 1000 ग्राम गुणा 10⁻6। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो है 5.8, और 5.8 लास्ट में हम इसका इकाई लिखेंगे पीपीएम, और ये हमारा कहलाएगा उत्तर। तो हमने समझा कि पार्ट प्रति मिलियन का मतलब क्या होता है। पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 10�6। प्रश्न में आपको विलय का द्रव्यमान गिवन होगा, विलयन का भी गिवन होगा, और सॉल्व करके वो आपसे पूछ रहा होगा कि पीपीएम निकाल के बताइए, जो कि बेहद आसान था, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब हम जो है अगली सांद्रता के पद का अध्ययन करते हैं, मोल अंश या मोल भिन्न। देखिए मान लीजिए आपके पास एक विलयन है और वो विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो ए से और एक बी से। आपके पास एक विलयन है जिसको आपने दो चीजों से मिलकर बनाया है, ए से और बी से, और जो ए के मोल हैं, ए के मोल मान लेते हैं Na है, जो बी के मोल हैं मान लेते हैं बी के मोल Nb है। तो दोस्तों, और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए विलेय है और मान लीजिए कि बी विलायक है। अब अगर हम बोलें कि मोल अंश हमें परिभाषित करना है, तो मोल अंश आप ए के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं और मोल अंश आप बी के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे परिभाषित किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए का मोल अंश होगा ए के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। अब ए के मोल कितने हैं, ए के मोल है Na, तो ये आ जाएगा ऊपर Na डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन तो दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो Na से और दूसरा Nb से, तो विलयन के कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस में Nb, और दोस्तों ये कहलाएगा ए का मोल अंश Xa। अब ऐसे अगर आपको बी का मोल अंश लिखना हो तो बी का मोल अंश होगा बी के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। जिसका भी मोल अंश लिखना होता है उसके मोल आते हैं ऊपर, उसके बाद डिवाइड में आते हैं विलयन के कुल मोल। तो ये हो जाएगा, बी का मोल अंश निकाल रहे हो, बी के मोल चाहिए, बी के मोल कितने हैं Nb, तो ये आ जाएगा Nb डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल कैसे लिखेंगे आप, Na प्लस Nb। तो इस तरह से आप बी का मोल अंश लिख सकते हैं Xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो जिस किसी का भी आपको मोल अंश लिखना है उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अब यहां से दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आप और एक देख सकते हो, वो है कि अगर आप विलयन में दो लोग उपस्थित हैं और उन दोनों के मोल अंश का योग करते हो, तो अपन दो लोग हैं ए और बी, उनका मोल अंश है Xa और Xb, और अपन Xa और Xb का योग कर रहे हैं, तो Xa प्लस Xb आएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। Xa का मान मैंने रख दिया यहां से, Xb का मान मैंने रख दिया यहां से। अब Na प्लस Nb एलसीएम आ गया, ये सेम सेम है, एलसीएम आ गया, ऊपर की चीज जुड़ जाएगी Na प्लस Nb। आप ध्यान से देख सकते हैं कैंसिल होकर आंसर कितना आ रहा है 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक विलयन के सारे अवयवों के मोल अंश का योग करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 1। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो हम ऐसा करते हैं, ए और बी मैंने ऐसा माना था कि दो लोगों से मिलकर विलयन बन रहा है, इसी चीज को समझाता हूं मैं आपको तीन लोगों के साथ में, ए बी सी। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए विलयन तीन लोगों से मिलकर बन रहा है, एक तो ए है,
एक बी है और एक सी है। जो ए के मोल है वो Na है और जो बी के मोल है वो Nb है और सी के मोल Nc है। अब यहां पर आप लिखना चाहते हैं ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे लिखेंगे? मोल अंश आप किसी का भी लिख सकते हो, पैटर्न समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो किसी का भी मोल अंश क्या होता है? उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। तो ए के मोल कितने हैं? Na डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। विलियन में दोस्तों 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। तो विलियन के मोल कैसे निकालेंगे आप? विलियन के मोल के लिए इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो विलियन के कुल मोल आ गए Na प्लस Nb प्लस Nc। सही बात है। तो ये हो गया ए का मोल अंश, इसको आप एक्स से भी बोल सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूं बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश एक्स भी होगा। बी के मोल कितने हैं? Nb। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। तो विलियन के कुल मोल कैसे लिखेंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc। सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे, जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, सिंपल। सी का मोल अंश चाहिए, एक्स ही कहलाएगा, सी के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। ये हो गया आपके सी का मोल अंश। अब दोस्तों विलियन में 3 घटक थे, ए था, बी था, सी था। इन तीनों के मोल अंश आपने निकाल लीजिए। अब इन तीनों के मोल अंश का आप योग कीजिए। मतलब अब अपन करने जा रहे हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। देखते हैं क्या होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, प्लस में ये वाला, प्लस में ये वाला। अब ध्यान से देखें कि तीनों सेम है नीचे, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका और ऊपर जुड़ जाएगा। कट के कितना आ रहा है दोस्तों? 1। यही बात हम कर रहे थे कि अगर विलियन 2 लोगों से मिलकर बनाए तो उन दोनों के मोल अंश का योग 1 आएगा। अगर विलियन 3 लोगों से मिलकर बनाए तो उन तीनों के मोल अंश का योग जो है वो 1 आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये होता है दोस्तों मोल अंश। अब मोल अंश पर आधारित हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्न यह है दोस्तों कि एक विलियन में 16 ग्राम CH3OH है, 90 ग्राम जल है और आपको जल का और CH3OH का मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रमाण, जो कि एक ही बात है, वो पता लगाना है। दोस्तों न्यूमेरिकल्स को करते वक्त सबसे पहला काम है कि जो भी आपको दिया गया है उसको अच्छे से लिख लें। तो पहले मैं वो काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो हमको दिया है, हमें CH3OH का भार दिया है जो कि 16 ग्राम है। हमें जल का भार दिया है जो कि 90 ग्राम है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। तो हमें जो चीज गिवन है वो मैंने लिख ली। पूछा क्या है? जल का भी मोल अंश पूछा है और CH3OH का भी मोल अंश पूछा है। तो हमें जल का मोल अंश निकालना है और हमें CH3OH का भी मोल अंश निकालना है। दोस्तों ये विलियन 2 लोगों से मिलकर बना है, एक तो जल से और दूसरा CH3OH से। CH3OH कहलाता है मेथेनॉल। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि ये है आपका मेथेनॉल। तो जल का मोल अंश निकालना है, तो जल का मोल अंश कैसे निकलेगा? जल के मोल, मैं इस तरह से सिंबल लिख रहा हूं, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। तो विलियन में कौन कौन है? एक तो जल है तो उसके मोल, दूसरा मेथेनॉल है CH3OH तो उसके मोल। तो अगर आपको जल का मोल अंश चाहिए तो जल के मोल आएंगे अपॉन विलियन के कुल मोल आएंगे। उसके बाद CH3OH का मोल अंश निकालना है। अगर इसका मोल अंश चाहिए तो इसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, क्योंकि विलियन 2 लोगों से मिलकर बना है, जल से और मेथेनॉल से। तो इन दोनों के मोल को जोड़ने से आपके पास विलियन के कुल मोल आ जाएंगे और तो वो यहां पे आएगा नीचे, और जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल ऊपर आएंगे, जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल ऊपर आएंगे। अब जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने वो ये है कि हमें मोल नहीं दिए गए हैं। पर दोस्तों अगर हमें मोल नहीं दिया जाता है तो उस केस में हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे हम मोल निकाल सकें। जैसे यहां पर आपको CH3OH का भार दिया गया है, आपको जल का भार दिया गया है, और आपको अगर किसी भी तत्व का भार गिवन है तो आप उसका मोल अंश निकाल सकते हो।
अब ये कैसे होता है, तो उसके लिए सूत्र है कि मोल होता है भार अपॉन अणुभार। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मोल का सूत्र है वो होता है भार अपॉन अणुभार। तो अगर आपको CH3OH के मोल चाहिए तो CH3OH के मोल होंगे उसका भार अपॉन उसका अणुभार। तो CH3OH का भार तो आपको गिवन है 16 ग्राम। अब जो चीज नहीं पता है वो है उसका अणुभार, तो अणुभार हम निकाल सकते हैं। आपके पास बंदा कौन है, CH3OH। अब इसके लिए दोस्तों आपको 11th क्लास की हल्की फुल्की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो होता है 12। तो कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, पर हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा टोटल हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का होता है 16। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, मतलब परमाणु का जो भार है वो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4, ऑक्सीजन का होता है 16। इनको जोड़ने के बाद जो CH3OH का अनुभार है वो आ रहा है 32 ग्राम। तो यहां पर भार हो गया 16 ग्राम, अणुभार आ गया 32, तो ये आ गया 0.5, 1/2 0.5। तो इसका मतलब जो CH3OH के मोल है वो कितने हैं, 0.5। अब जल का भार आपको गिवन है 90 ग्राम, जल का हम निकालते हैं मोल। तो जल के मोल होंगे जल का भार अपॉन जल का अणुभार। जल का भार आपको गिवन है 90, जल का अणुभार हम निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो भार 90, अणुभार 18, सॉल्व किया, यहां से मोल आ जाएगा 5, 18 × 5 = 90, तो ये आ गया 5। इसका मतलब जल के मोल कितने हैं, 5, और CH3OH के मोल कितने हैं, 0.5। नई बात आपने सीखी कि याद की आपने अपनी पुरानी बात कि मोल जो होता है वो क्या होता है, भार अपॉन में अणुभार। अब हमारे पास CH3OH के मोल भी हैं, हमारे पास जल के मोल भी हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जल का मोल अंश, जल के मोल 5 अपॉन विलियन के कुल मोल जो कितने होंगे, 5 + 0.5, तो 5 + 0.5, ये आ गया 5 अपॉन 5.5, ये आ गया मोल अंश जल का। अब आपको चाहिए CH3OH का मोल अंश, तो CH3OH का मोल अंश कैसे निकालेंगे, CH3OH के मोल 0.5 डिवाइड बाय कुल मोल जो कि है 5 + 0.5, तो ये आ गया 0.5 अपॉन में 5.5। सॉल्व कर लेंगे दोनों को, और उसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा जल का मोल अंश और CH3OH का मोल अंश। सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 0.91 और ये आ गया 0.09 सॉल्व करने पर। अब देखिए जल का मोल अंश आया आपके पास 0.91 और CH3OH का आपके पास सॉल्व करने पर आया 0.09। अब इनको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जल का मोल अंश प्लस CH3OH का मोल अंश 0.91 + 0.09, ये आ गया 1। और इस बात को अपन ने भी थ्योरी में भी देखा था कि जितने भी आपके संघटक होते हैं उन सबके मोल अंशों का योग कितना आता है, 1 आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि मोल अंश क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, मोल अंश के क्वेश्चन में कभी कभी आपको मोल निकालना पड़ता है, तो मोल के लिए आप सूत्र याद रखें, भार अपॉन में अणुभार। ठीक है, अब हम अगली सांद्रता के पद की ओर आते हैं। अब दोस्तों अगला जो सांद्रता का पद है वो है मोलरता। पहले मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का तात्पर्य होता है कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल उपस्थित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सूत्र, तो इसका सूत्र है दोस्तों, मोलरता बराबर विलय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। तो मोलरता का सूत्र हो गया विलय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। दोस्तों एक बात है यहाँ पे नोटिस करने वाली कि विलयन का आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए। अगर आपके विलयन का आयतन लीटर में नहीं है तो फिर सूत्र होगा विलय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। अगर आपका आयतन ml में है, मिलीलीटर में है, तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा यहां पर, जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और सूत्र बन जाएगा विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन गुणा 1000 से गुणा तब करना है जब आपका विलयन का आयतन ml में हो। अगर लीटर में है तो आपको किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है दोस्तों मोलरता। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से समझते हैं कि मोलरता पे प्रश्न कैसे आता है। तो आपके सामने प्रश्न है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए
जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, जो आंकिक प्रश्न में आपको चीजें गिवन है पहले उनको लिख लीजिए। तो लिखते हैं, दिया है 5 ग्राम NaOH, NaOH विलेय है, तो हमें विलेय का भार दिया है और वो है 5 ग्राम। 450 ml विलियन में घुला हुआ है, तो विलियन का आयतन दे दिया हमको। विलियन का आयतन दोस्तों है 450 ml। अब हमें निकालना है मोलरता। ठीक है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन तो हमको दिया गया है और क्योंकि ml में दिया हुआ है इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। परंतु जो चीज हमको डायरेक्टली नहीं दी गई है वो है विलेय के मोल। विलेय के मोल भले ही आपको नहीं दिए हो, बट आपको विलेय का भार दिया है। और जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मोल का सूत्र याद रखना है दोस्तों, भार अपॉन अणुभार। तो अगर आपको NaOH के मोल चाहिए तो उसका भार कितना है 5 डिवाइड बाय आपको NaOH का अणुभार निकालना है। तो अब अपन NaOH का अणुभार निकालते हैं। NaOH में सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो NaOH का अणुभार आ रहा है 40। तो भार हो गया 5, अणुभार हो गया 40। सॉल्व कर लेंगे, यहां से जो मोल निकल के आ रहा है वो है 1/8। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास विलेय के मोल है, विलयन का आयतन है। अब आपको सीधा मोलरता का सूत्र लगाना है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल। विलेय के मोल कितने आ चुके हैं 1/8। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन ml में है, इसलिए हमको 1000 से गुणा करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 0.278। और अगर आपको इसका मात्रक देखना हो तो इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, मोल के लिए हम मोल लिखते हैं और इसका है लीटर, तो इसका आयतन हो गया मोल प्रति लीटर। आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहाँ तो आपने ml लिया है, इस ml को मैं कन्वर्ट कर चुका हूं लीटर में 1000 से गुणा करके। ये यहां पर आप ml में रख रहे हो बट कन्वर्ट हो चुका है 1000 उसमें लीटर में, क्योंकि मैंने 1000 से उसको भाग कर दिया है इनडायरेक्टली। तो यूनिट तो वही रहेगी, मोल पर लीटर। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाता है। क्लियर? तो ये दोस्तों था मोलरता। अब आते हैं हमारी अगली सांद्रता की पद। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं मोललता को। देखिए, मोललता की परिभाषा है विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात यहां पर जो सूत्र है मोललता का, दोस्तों इससे पहले आपने पढ़ा था मोलरता, वहां पे र था इस जगह पर, अभी ल है, तो मोललता। इसके लिए स्मॉल m लिखते हैं, उसके लिए कैपिटल M लिखते हैं। तो मोललता होता है विलेय के मोल, उसमें भी ऊपर तो यही था विलेय के मोल, तो ये चीज तो कॉमन हो गई। फर्क क्या है, उसमें था विलयन का आयतन, इसमें है विलायक का द्रव्यमान। दोस्तों जितनी भी सांद्रता के पद आपने पढ़े हैं उन सब में आपको सूत्र अच्छे से याद रखना है कि ऊपर विलेय है, विलायक है, विलयन है, क्या है, क्योंकि यहां गलती होते ही फिर आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर आपने ये चीज सही करी है तो न्यूमेरिकल एकदम सही होगा। तो फॉर्मूले को ध्यान से मन में बिठाएं कि इसमें है, मोललता में है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलयन नहीं है, विलायक है, और आयतन नहीं है, द्रव्यमान है। पहले वाले में क्या था, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और ये आपको लिखना है केजी में। अगर आप केजी में नहीं लिखते हैं और ग्राम में लिखते हैं तो फिर ये हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अगर आपने ग्राम में लिखा है तो आपको फिर वही किलोग्राम बदलना पड़ेगा, उसके लिए 1000 से भाग लगाओगे, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सूत्र रहेगा अगर आप विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रखते हो, और ये सूत्र रहेगा अगर आप विलायक का द्रव्यमान केजी में रखते हो, और इसका जो मात्रक है वो मात्रक होगा मोल पर केजी, ये इसका मात्रक। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस टॉपिक का फील आए। प्रश्न है 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, मोललता निकालिए। एक ही अप्रोच फॉलो करते हैं हर बार अपन, जो हमें दिया गया है पहले वो लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया है, हमें दिया है 4.9 ग्राम H2SO4, तो H2SO4 यहां पे हमारा विलेय है, तो विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया है 4.9 ग्राम। तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 4.9 ग्राम। इतने ग्राम जल में घुला है, इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन हो गया, जल, क्योंकि घुलने वाला कौन है, विलेय, विलेय हो गया H2SO4।
किस में घोल रहे हो? जल में घोल रहे हो। तो विलायक कौन है? जल है। तो विलायक का द्रव्यमान वो हमको गिवन है कितना? 250 ग्राम। विलायक कौन है? जल है। अब जो सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पर, वो ये है कि सूत्र में अपन को विलेय के मोल चाहिए और हमको विलेय का भार या फिर द्रव्यमान दिया गया है। तो मोल निकालना अब तो अपन सीख चुके होंगे, 2-3 न्यूमेरिकल अपन इस तरह के कर लिए हैं। तो विलेय का जो मोल होगा वो होगा भार अपॉन में अणुभार। तो विलेय के मोल निकालते हैं अलग से। वो होगा भार अपॉन में अणुभार। तो भार कितना है? 4.9 ग्राम अणुभार। अब H2SO4 का अणुभार अलग से निकालना पड़ेगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 98। तो 4.9 अपॉन 98, तो भार अपॉन में अणुभार ये आ गया आपका 4.9 अपॉन में 98। अब देखिए, अब विलेय के मोल आपके पास है तो यहां रखेंगे विलेय के मोल कितने हैं? 4.9 अपॉन में 98। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम, ग्राम में है इसलिए ये वाला सूत्र लगाओगे, 250 गुणा करना पड़ेगा 1000 से, और इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मोलरता निकल के आती है 0.2 और मात्रा क्या रहेगा? मोल पर केजी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो विलयन की मोलरता है वो है 0.2 मोल पर केजी। तो इस तरह से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण सांख्यिकी के पदों का अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट है सबके फॉर्मूले। तो आपका जो टास्क है इस वीडियो को देखने के बाद, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में जितने भी सहायता के पद पढ़ाए गए हैं, आप एक ही पेज के ऊपर उन सभी के सूत्र लिख लीजिएगा। ये द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हो गया, विलेय के द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, उसके बाद फिर आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद फिर आपका आज हमने जो पढ़े वो सारे, ऐसे करके आपको एक लिस्ट बनानी है और उनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है, उनको अच्छी तरह से आपको याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला लगाना होगा। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन में गलती। द्रव्यीय विलयन से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। द्रव्यीय विलयन दोस्तों, द्रव्यीय विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव होता है। मतलब ऐसा कोई भी विलयन जिसके अंदर विलायक द्रव है उसे हम बोलते हैं द्रव्यीय विलयन। अब हमने एक कंडीशन लगा दी कि विलायक द्रव होना चाहिए, बट अभी जो विलेय है उसके पास 3 ऑप्शन है। वो चाहे तो गैस हो सकता है, वो चाहे तो द्रव हो सकता है, वो चाहे तो ठोस हो सकता है। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक द्रव हो और विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन इस हिसाब से 3 प्रकार के हो गए। पहला प्रकार हुआ गैस जो कि विलेय है प्लस द्रव। दूसरा प्रकार हुआ द्रव प्लस द्रव। तीसरा प्रकार हुआ ठोस प्लस द्रव। तो जो हमारा द्रवीय विलयन है वो 3 प्रकार का हो गया। पहला प्रकार हुआ गैस प्लस द्रव, दूसरा प्रकार हुआ द्रव प्लस द्रव, तीसरा प्रकार हुआ ठोस प्लस द्रव। इन तीनों में जो चीज सेम है, जो चीज कॉमन है वो है कि द्रव विलायक है, और जो चीज अलग अलग है वो ये है कि विलेय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर ठोस हो सकता है। मैं आपको तीनों के उदाहरण देता हूं। गैस प्लस द्रव, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जल में घोल रखा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जल में घोल रखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जल द्रव है, तो इससे जो विलयन बना है वो है गैस प्लस द्रव। और ये चीज क्या होती है? ये होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर जो हम लोग सोडा वगैरह पीते हैं नींबू शिकंजी बना करके, उस सोडे में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जल के अंदर। द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव का एग्जाम्पल है अल्कोहल जो कि एक द्रव है प्लस जल। ठोस प्लस द्रव का उदाहरण है नमक, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। हम नमक मिलाते हैं पानी के अंदर, वो घुल जाता है अच्छे से, तो वहां जो विलयन बना है वो विलयन द्रवीय है क्योंकि उसमें विलायक द्रव है, और विलेय ठोस है क्योंकि नमक जो होता है वो ठोस होता है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए हम जो नियम पढ़ने वाले हैं वो नियम है हेनरी का नियम। इसके लिए जो नियम है वो है राउल्ट का नियम। जब आप राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन।
मैं आपको फ्लो समझा रहा हूं कि चैप्टर किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जब आप राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे तो फिर आप पढ़ोगे आदर्श व अनादर्श विलयन। उसके बाद आप विचलन का अध्ययन करोगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, और स्थिर क्वाथी का अध्ययन करोगे। ये सारी चीजें हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो ये था आपका द्रव प्लस द्रव। द्रव प्लस द्रव में आएगा राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के बाद आदर्श अनादर्श विलयन, उसके बाद में विचलन और फिर स्थिर क्वाथी। जब आप ठोस प्लस द्रव के विलयन का अध्ययन करेंगे तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा अणुसंघ के गुणधर्म। और अणुसंघ के गुणधर्म 4 होते हैं, तो आप 4 अणुसंघ के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। और अंत में आपको इस चैप्टर के पढ़ना होगा वॉन्ट हॉफ गुणांक। जो 4 अणुसंघ के गुणधर्म है वो है वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो ये 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म आप पढ़ोगे और लास्ट में इस चैप्टर के आएगा वॉन्ट ऑफ गुणांक, और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होगा। तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये पूरे चैप्टर की पिक्चर है, और इस चैप्टर का फ्लो जो है वो इसी तरीके से रहेगा। और अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक है हेनरी का नियम। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पर आकर देख सकते हैं कि चैप्टर किस जगह पर चल रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हेनरी का नियम, गैस प्लस द्रव विलयन। सबसे पहले तो इसका उदाहरण देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। डेली लाइफ में हम नींबू शिकंजी में एक चीज यूज करते हैं जो कि है सोडा वाटर। दोस्तों जो सोडा वाटर होता है उस सोडा वाटर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पानी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको पानी के अंदर घोल दिया जाता है और उससे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं सोडा वाटर। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें हमको समझनी है, और अगर वो चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हेनरी का नियम आपको एकदम आसान लगेगा। वो चीजें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक गैस है और ये अपने आप में एक द्रव है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक गैस को एक द्रव में किस प्रकार से घोला जाता है। तो इसके लिए आप उसी सोडा वाटर वाली दुकान पर जाएं और एक बार ऑब्जर्व करें कि जो ये शिकंजी बनाते हैं वो किस तरह का प्रोसेस काम में लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। इनके पास एक बॉटल होती है, उस बॉटल में एक कंची लगी हुई होती है मार्बल की, और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। इस तरह की बॉटल होती है। उस बॉटल में, वो पेप्सी जैसी बॉटल होती है दिखने में, उस बॉटल के अंदर पानी भरा होता है और एक कंची लगी हुई होती है। ये लोग क्या करते हैं, उस बॉटल को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं। उस मशीन में बहुत सारे खाने होते हैं, 2-3 बॉटल एक साथ लग सकती है, और उस मशीन से कनेक्ट करते हैं। मशीन में एक नोजल होती है, वो नोजल इस बॉटल में फिट हो जाती है। वो जो नोजल है वो इस बॉटल में फिट हो जाती है। इस तरह से अगली नोजल अगली बॉटल में, उसके अगली नोजल अगली बोतल में। उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद एक हैंडल होता है, उस हैंडल से वो इस सिस्टम को बहुत तेजी से घुमाते हैं। बॉटल लगाने के बाद बहुत तेजी से उसको घुमाता है, और साथ में एक मीटर लगा हुआ होता है। उस मीटर में प्रेशर आता है, वो उस मीटर को बार बार चेक करता है, और जब उसको लगता है कि हाँ उसका कांटा एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आ गया है, एक प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आ गया है, तो उसके बाद वो इस बॉटल को बाहर निकालता है। और जब वो इस बॉटल को बाहर निकालता है तो अचानक से एक जादू होता है, और वो जादू क्या है? वो जादू ये है कि कंचा बॉटल के टॉप पे आ जाता है, और अब जो पानी है वो एक साधारण पानी नहीं है। अब वो इस कंचे को अंदर हिट करता है, और उसके बाद जब आपके गिलास में डालता है तो आपको बुलबुले देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि उसने ये जो कुछ भी किया उसके करने से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। तो पहले तो आपने दोस्तों समझा कि प्रोसेस क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर हुआ क्या। अब ये जादू किस प्रकार से हुआ वो देखिए। यहां पर जल है, जल अपने आप में एक द्रव है। इस जल के अंदर इस नोजल से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और आप अगर नोटिस करेंगे तो उसके पास एक सिलेंडर भी होता है, और दोस्तों उस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो इस नोजल से, इस सिलेंडर से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ऐसे तेज तेज घुमा करके वो प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर मतलब दाब।
तो ये नोजल से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इस तरह से तेजी से घुमाने पर दाब आता है, और जब हम उस गैस के ऊपर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने के कारण वो जो गैस है वो इस पानी में घुलना शुरू करती है, वो गैस इस पानी में घुलना शुरू करती है। जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा वो गैस उस पानी में घुलती जाएगी। अब ये बंदा इस मशीन के थ्रू चेक कर लेता है कि कितना दाब सफिशिएंट है आपके सोडा को तैयार करने के लिए, उतना ही दाब वो लगाता है, और उस दाब को लगाने के बाद इस जल के अंदर क्या घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, जैसे इस जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है, जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बची है या जो यहां से वाष्पित होकर आएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उस कंचे के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, और वो कंचा यहां से हटकर यहां पे आ जाता है। तो कंचा जादू से ऊपर नहीं आया, जैसे ही आपने इसको घुमाया, घुमाने से दाब लगा, दाब के लगने से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पानी में घुल गई, पानी में घुलने से उस कार्बन डाइऑक्साइड जो वाष्पित हुई उसने वापस दाब लगाया, और उस दाब के लगाने से ये कंचा आपका ऊपर आ गया। और अब जो पानी है वो एक साधारण पानी नहीं है, उस पानी के अंदर अब कौन घुल चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर आपको किसी गैस को द्रव में घोलना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसके ऊपर दाब लगाना है। जब आप गैस को दाब के साथ में द्रव की सतह पर लेके आओगे तो वो जो गैस है वो द्रव के अंदर घुल जाएगी। अब दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक चीज पढ़ाई थी, मोल अंश, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोल अपॉन विलियन की कुल मोल, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब मोल अंश का वास्तव में फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब मोल अंश होता क्या है? तो मोल अंश आपको यह बताता है कि अगर दो लोगों से मिलकर विलियन बना है तो उसमें कौन ज्यादा है और कौन कम है। समझिए, जैसे मान लीजिए दो लोगों से मिलकर विलियन बना है, ए से और बी से। ए का मोल अंश है 0.2 और बी का मोल अंश है 0.8, क्योंकि दोनों का योग 1 आता है। तो ए का मोल अंश है 0.2, बी का मोल अंश है 0.8। बी का मोल अंश ज्यादा है, इसका मतलब इस विलियन में बी ज्यादा है, क्योंकि किसी का भी मोल कैसे निकालते हो आप? उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। अगले वाले का मोल अंश कैसे निकालोगे? उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मोल अंश भी ज्यादा आएगा। मोटी मोटी बात याद रखनी है कि अगर किसी का मोल अंश ज्यादा है इसका मतलब उस विलियन में वो चीज भी ज्यादा है। तो इसको देख करके डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ए और बी के विलियन में कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है। तो दाब को जब हम बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने पर आपकी जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जल में घुल रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलना शुरू करेगी तो जो विलयन है उस विलयन में अब दो लोग हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल में ज्यादा घुलती है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंश है वो भी जल में बढ़ता जाएगा, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश भी बढ़ता जाएगा। आराम से समझें फिर से, किसी भी द्रव के अंदर गैस को मिलाने के लिए हम उसके ऊपर दाब लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम दाब लगाते हैं तो गैस द्रव में घुलती है। अगर गैस द्रव में घुलेगी तो गैस का जो मोल अंश है वो बढ़ेगा, क्योंकि मोल अंश आपको यही बताता है कि कोई बंदा विलयन में कितना है। अगर किसी का मोल अंश ज्यादा है तो वो बंदा उस विलयन में ज्यादा है। अब यहां पर दाब लगाने पर ये गैस घुल रही है, इसका मतलब गैस का जो मोल अंश है उसमें वृद्धि होगी। तो गैस के मोल अंश में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि हम दाब को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब दाब को बढ़ाने पर मोल अंश बढ़ता है। किसका मोल अंश बढ़ता है? गैस का मोल अंश बढ़ता है, क्योंकि गैस घुलती है। मतलब दाब जो है उसको बढ़ाने पर गैस का मोल अंश बढ़ रहा है, दाब को कम करने पर गैस का मोल अंश कम होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समानुपाती। तो जो आपका दाब है वो गैस के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। सिंबल लिया है मैंने एक्स, और गैस के लिए आप जी ले सकते हैं। तो यहां से जो दाब है वो समानुपाती आ गया एक्स के, और जब ये हटेगा, आप जानते हैं कि जब भी समानुपातिक स्थिरांक हटता है, जब भी समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है। यहां पे भी स्थिरांक है के एच, और के एच कहलाता है दोस्तों हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो फिर यहां पे अगर मैं प्रेशर अर्थात दाब और मोल अंश अर्थात एक्स के बीच में ग्राफ बनाऊं तो समानुपाती का ग्राफ दोस्तों ऐसा आता है। तो इन दोनों का ग्राफ भी ऐसा आएगा। समानुपातिकता का मतलब फिर से समझ लें, समानुपातिकता का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो गैस का मोल अंश बढ़ रहा है दाब को बढ़ाने पर, इसलिए दाब समानुपाती है गैस के मोल अंश के। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो है हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम आपको सिंपल सोडा वाटर वाला ही समझा देगा। हेनरी का नियम यह है कि जितना ज्यादा दाब आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? गैस का मोल अंश। मैं लिखता हूं इस नियम को, फिर हम एक बार और देखते हैं। तो आपका नियम होता है
इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का जो भी आंशिक दाब है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा गैस का आंशिक वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब मतलब प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका उतना ही ज्यादा वो घुलेगा। मतलब अगर आपको किसी गैस को घोलना है द्रव के अंदर तो आपको दाब को क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, बट हाँ आपका जो दाब है जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा वो गैस जो है उस द्रव में घुलेगी। और दोस्तों यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे सोडा वाटर का। और सुनिए, जैसे ही आप इसको ग्लास में डाल देते हो, ग्लास में डालने के बाद अगर आपने सोडे को 10 या 5 मिनट तक नहीं पिया तो फिर क्या होगा, बुलबुलों के रूप में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी और आपके पास बचेगा मीठा पानी। अगर आपकी शिकंजी है, सोडा शिकंजी आपने ली ऑर्डर की है, और सोडा शिकंजी ऑर्डर करने के बाद आपने गिलास में डाल के उसको रख दिया और आप सोचते हैं कि 10 मिनट बाद पिएंगे, अगर आप 10 मिनट बाद पियोगे तो वो मीठा पानी है, क्योंकि उसके अंदर से सोडा उड़ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ चुकी है, क्योंकि दाब कम हो गया। जब तक वो बॉटल में थी दाब ज्यादा था, आपने बॉटल खोल कर ग्लास में डाल दिया, अब दाब कम हो चुका है, जितना जल्दी हो सकता है पी जाइए, अदरवाइज वो उड़ जाएगी। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो बॉटल है, जो कोका कोला की बॉटल है, उस बॉटल को जैसे आप अगर शेक करके खोलते हैं तो खोलते ही वो बहुत तेजी से बाहर आता है। उसके पीछे क्या रीजन है, जैसे आप उसको शेक करते हैं तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होने से वहां पर जो गैस घुली हुई है वो गैस उसको छोड़ के बाहर निकलती है, और जैसे आप उसको खोलते हो वो बाहर आ जाता है। और अगर आप उसको शेक ना भी करें और तो भी हल्का सा खोलें तो भी वो बाहर आएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब तक वो बॉटल में बंद था तो वहां पे दाब ज्यादा था, ज्यादा दाब होने के कारण विलेयता भी ज्यादा थी। जैसे ही ढक्कन आपने खोला, आपने दाब को कम कर दिया, आपने दाब को कम कर दिया, दाब को कम करते ही क्या हुआ, जो विलेयता थी वो भी कम हो गई और गैस बाहर आ जाती है। तो अगर रिलेट करेंगे तो ये बहुत बेसिक चीजें हमारे आसपास हमको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, सबसे पहला अनुप्रयोग है बहुत बेसिक, जिससे हमने इस पूरे टॉपिक को समझा है। शीतल पेय पदार्थों अथवा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो बोतल को हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर बंद करते हैं ताकि जो गैस है वो उसके अंदर घुली भी रहे, और जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हैं आप प्रेशर को कम कर देते हैं, दाब को कम कर देते हैं और गैस उड़ जाती है। तो पहला तो बहुत सिंपल था। दूसरा जो है उसको अपन अच्छे समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, गोताखोर वो होते हैं जो समुद्र में जाते हैं। मान लीजिए ये समुद्र का तल है, यहां से समुद्र शुरू होता है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हमारा गोताखोर यहां पर है तो उस गोताखोर के ऊपर अगर हम पूछें कि दाब कौन सा लग रहा है तो उस गोताखोर के ऊपर अभी केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। बट जैसे जैसे गोताखोर भाई साहब अंदर जाएंगे, जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनके ऊपर कुछ दाब ऐड होता जाएगा, और वो दाब होगा पानी का दाब। क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा इतना पानी दाब लगाएगा, प्लस वायुमंडल लगा ही रहा है। जब यहां पहुंच जाएगा तो इतना पानी दाब लगा रहा है, प्लस वायुमंडल लगा ही रहा है। तो मतलब जैसे जैसे ये बंदा नीचे आता जाएगा वैसे वैसे दाब में क्या होती जाएगी, वृद्धि। अब दोस्तों अगर दाब में वृद्धि होती है तो हमने हेनरी का नियम पढ़ रखा है कि अगर दाब बढ़ता है तो गैसों की विलेयता अर्थात उसका मोलंश भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे गोताखोर नीचे जा जाएगा वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। दाब के बढ़ने के कारण उसने जो सिलेंडर लगा रखा है जिससे वो सांस ले रहा है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो हमारे खून में, जो कि एक द्रव है, उसमें उसकी विलेयता बढ़ेगी। आराम समझें, फिर से समझें, जब गोताखोर पानी के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे उसके ऊपर दाब बढ़ेगा। दाब के बढ़ने से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके सिलेंडर में है उसका विलेयता हमारे खून में, देखिए बात वही है, गैस का द्रव में, गैस है सिलेंडर के अंदर, जो नाइट्रोजन है वो, और द्रव है हमारा खून। तो उस खून के अंदर, रक्त के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की विलेयता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वो खुल जाएगी उसके अंदर। अब बंदा नीचे गया है तो कभी ना कभी ऊपर आएगा, सही बात है। तो जब ये भाई साहब ऊपर आएंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर आएंगे वैसे वैसे दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो ऊपर आने पर दाब में कमी होगी। तो भाई नीचे जाने में दाब बढ़ रहा है, ऊपर आओगे तो दाब कम होगा। जब दाब कम होगा तो हेनरी का नियम फिर से लगेगा उल्टा। जब दाब कम हो रहा होगा तो मोल अंश भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब जो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई थी वो अब बाहर निकलेंगी, उनकी विलेयता रक्त में कम हो जाएगी। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की विलेयता रक्त में कम होगी तो रक्त को छोड़ करके बाहर आएगी। अब अगर कायदे से देखा जाए तो उनको फेफड़ों के रास्ते से बाहर आना चाहिए, बट क्योंकि एकदम से दाब कम हो गया है और दाब के कम होने से रक्त में जहां जहां भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन थी उसकी विलेयता कम हो गई है, तो वो उसी जगह को छोड़ करके बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी।
और इससे पूरा शरीर जो है वो लहूलुहान हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए ये आपकी नसें हैं और इन नसों के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है अगर वो बाहर निकलती है तो बुलबुले बनेंगे, बुलबुले बनने से रक्त का प्रवाह रुकेगा, खून के थक्के जम जाएंगे और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है इस तरह की कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गोताखोरों के साथ। वापस पढ़ते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। जब वो नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा। उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ गया है तो विलेयता भी बढ़ेगी। जब गोताखोर सतह पर आते हैं, जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप गोताखोरों की अत्यधिक पीड़ा होती है और ये जान के लिए भी घातक साबित हो सकती है। बचे कैसे इससे? और दोस्तों इस अवस्था को बैंड कहते हैं। जो मेडिकल कंडीशन है उसका नाम है बैंड। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम मिला देते हैं। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसकी विलेयता बहुत कम है, मतलब वो खून में घुलेगी ही नहीं। तो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या आ गई, कमी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से पीड़ा उतनी नहीं होगी और वो घातक नहीं होगी। हालांकि पीड़ा होती है, उसको बचाने के लिए उनको दवाई दी जाती है, सूट वगैरह इस तरह के बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें साथ साथ करते हैं हम। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम सिलेंडर में हीलियम भर देते हैं। तो हीलियम के बढ़ने से अब आपकी वायु थोड़ी सी तनु हो चुकी है और हीलियम एक ऐसी गैस है जो रक्त में घुलती नहीं है आसानी से। तो नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, तो दर्द भी कम होगा। तो बैंड से बचाव के लिए गोताखोरों के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। अब एक और बात, इसका तीसरा अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग का मतलब होता है दुनिया में जहां जहां भी इसका आप इस लॉ से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको इस लॉ से समझाया, ये वाला टॉपिक मैंने आपको इस लॉ से समझाया, तो यही इसका अनुप्रयोग है। तीसरा देखिए, जो लोग दोस्तों पहाड़ी इलाके में रहते हैं या जो पर्वतरोही होते हैं, जब जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल जो है वो कम होता जाएगा। आप देखिए, आप अभी सतह पर हैं, तो ये मान लीजिए आपका वायुमंडल है। जब आप किसी पहाड़ी पर जाएंगे तो वायुमंडल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दाब भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वायुमंडल की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वायुमंडलीय दाब आपके ऊपर जो है वो कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो यहां पर दोस्तों जो आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुलती है, उस ऑक्सीजन के घुलने में कमी आएगी, क्योंकि दाब कम होगा तो मोल अंश भी कम होगा। अब अगर ऑक्सीजन आपके रक्त में ढंग से नहीं घुलेगी तो आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चक्कर आना, थकावट होना, चीजें याद नहीं रहना, इस तरह की समस्या होती है। और इस समस्या को दोस्तों हम बोलते हैं एनेक्सिया। और एनेक्सिया उन लोगों में देखा जाता है जो पहाड़ी इलाके पर रहते हैं या फिर पर्वतरोही होते हैं। पढ़ते हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता रक्त में कम हो जाती है। अतः पर्वतारोही एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसको एनेक्सिया कहते हैं। तो समुद्र में तो ज्यादा हो जाता है और ऊंचाई पर जाने में कम हो जाता है, दोनों ही नुकसानदायक है। तो ये था दोस्तों हेनरी का नियम। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग